नमस्ते एवरीवन। सो आज का टॉपिक है व्हाई देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोषा फॉर कॉमन पब्लिक। ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये बात अक्सर लोग पढ़ के इंटरनेट में या लोगों को सुन के ये तो जानते हैं कि वात पित्त कफ क्या है, कि मतलब कि मूवमेंट कहीं भी बॉडी में हो रहा है तो दैट इज़ ड्यू टू वाता, डाइजेशन हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू पित्ता, लुब्रिकेशन या नरिशमेंट या जोड़ने का काम हो रहा है तो दैट इज़ ड्यू टू कफा। तो लोग यही पूछते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है कि हम क्यों जाने वात पित्त कफा क्या है। अब मॉडर्न साइंस जो डेवलप हो गई है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, नर्वस प्लेक्सस जो हैं पेन को सिग्नल्स को कैरी करते हैं, एंड अग्नि की जगह डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने ले ली है, एंड कफा की जगह हम जो है बोल सकते हैं कार्टिलेज है, लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स हैं। तो भाई कॉमन मैन को जानने की क्या ज़रूरत है वात पित्त एंड कफा के बारे में। हम नए तरीके से पढ़ रहे हैं तो नए तरीके से जान रहे हैं। तो वात पित्त कफ क्यों ज़रूरी है जानना, ये मैं एक छोटे एग्जाम्पल से बता रही हूँ। ये एग्जाम्पल देखिए, सपोज कीजिए कि एक गार्डन है और उस गार्डन में आपको डिज़ायरेबल प्लांट्स चाहिए और जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं जैसे कि जिनको हम वीड्स बोलते हैं या झाड़ी झंकार, ये सब चीज़ें आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कीजिएगा। नेचुरल सी बात है कि जो झाड़ियाँ हैं उसको आप निकालिएगा और डिज़ायरेबल प्लांट्स जो रहेंगे आपके मेंटेन ऐसे ही, जब आप जो है रोज़ रेगुलर बेसिस पे वो झाड़ियाँ निकालते रहेंगे। ठीक है, आपने माली को लगवाया, एक बार आपने झाड़ी निकलवा ली, बट क्या होगा, क्या दोबारा झाड़ी नहीं आएगी? फिर दोबारा से वीड्स ग्रो करेंगी, आएगी झाड़ी। तो इसका परमानेंट क्योर क्या है कि झाड़ियों से हमेशा के लिए निजात मिल जाए, कि आप सॉइल को केमिकली ट्रीट करें वीडीसाइड से। तो वीडीसाइड्स का काम क्या होता है कि वो झाड़ी झंकार को पैदा होने से रोक देगा, झाड़ी झंकार पैदा नहीं होगी और प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया है आयुर्वेद और एलोपैथिक सिस्टम को कंपेयर करने के लिए। यहाँ मैं वीडीसाइड्स को बढ़ावा कतई नहीं दे रही हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द बेस्ट थिंग। ये सिर्फ ये समझाने के लिए कहा है कि एलोपैथी कैसे वर्क करती है और आयुर्वेद कैसे वर्क करता है। तो पहला एग्जाम्पल आपने देखा कि झाड़ झंकार आई, उसको निकाल दिया, फिर आई, फिर निकाल दिया। तो एलोपैथी सिम्टम पे वर्क करती है। हेडेक हुआ, हेडेक के लिए आपको जो है एक NSAID दे दी। अब वो पेन जो है आपके टॉलरेंस से बियॉन्ड है या न्यूरोलॉजिकल उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो आपको ओपियोइड एनाल्जेसिक्स दे दिए। तो इस तरीके से सिम्टम वाइज जो है एलोपैथ वर्क करती है। आपका डायबिटीज़ में आपका शुगर का लेवल ज़्यादा हो गया तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दे दिए, स्टैटिन्स दे दिए कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पे। तो इस तरीके से एलोपैथी काम कर रही है। जैसे कि गार्डन में जब वीड्स हो जाते हैं तो वीड उखाड़ दिया, फिर वीड आ गए। लेकिन आयुर्वेद कैसे काम कर रहा है, जैसे कि आपने वीडीसाइड डाला तो सॉइल का ट्रीटमेंट किया कि दोबारा वीड ही ना आए। तो आयुर्वेद काम करता है सिस्टम पर, मतलब वो आपके सिस्टम पे वाता दोषा कफा पर काम करता है। वो आपके सिस्टम आपकी अग्नि पे काम करता है। वो आपके सिस्टम आपके स्त्रोतस पे काम करता है। और विरुद्ध आहार से सेवन से, अनुचित लाइफस्टाइल के सेवन से, अनुचित ऋतुचर्या के सेवन से जो आमा दोष एक्युमुलेट हो जाता है उसको भी रिवर्स करने का काम आयुर्वेद करता है। और इसी तरीके से सिस्टम पे काम करके वो आपको हमेशा के लिए डिजीज फ्री बनाता है। जैसे कि मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में बताया, वीडीसाइड जो है सॉइल का केमिकल ट्रीटमेंट है जिससे कि दोबारा वीड्स नहीं पनपते। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो इसी वजह से हमें ज़रूरत है वाता पित्ता एंड कफा को समझने की, क्योंकि आयुर्वेद इन दोषों पर काम करता है। तो और ये समझना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, एक कॉमन मैन को ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसा सिस्टम नहीं है आपने कि पिल खाया और आप जो है उस बीमारी से आपको निजात मिल गया। जब तक आप जिन कारणों से आपका वो प्रॉपर दोष जो है एग्रवेट हुआ था, जब तक आप उन चीज़ों का सेवन करते रहें या ऐसा आहार विहार आप करते रहें तो आप कभी भी बीमारी से निजात नहीं पा सकते। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंस कि वाई देयर इज़ नीड टू अंडरस्टैंड वात पित्ता एंड कफा। मैं आगे भी अपनी वीडियोस में आगे आपको एलाबोरेट समझाऊंगी कि वात पित्ता एंड कफा के लिए कैसा डाइट लेना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहती हूँ वात पित्त कफ के बारे में, ताकि जो लोग ने इसको पहले नहीं पढ़ा है और नहीं सुना है, जो एक लेमैन है और जिससे अनभिज्ञ हैं, वो इसको समझ पाएँ। तो वाता डिनोट्स द मूवमेंट, वाता डिनोट्स कि जो भी आपका बॉडी में मूवमेंट हो रहा है
लाइट जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, नर्वस प्लेक्सस में जो आपके जो जितने भी आपके सेंसेस जो हैं कैरी कर रहे हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, लाइक आपका जो ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ है, आपका जो हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है, और आपका जो फूड पाइप में जो खाना जो है जा रहा है, वो सब जो है वात से कंट्रोल हो रहा है। वात के भी 5 टाइप्स आगे होते हैं, बट वो टेक्निकल टर्म्स हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो यूरिनेशन है, मैक्टुरेशन, डिफिकेशन, इवन जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब लेडी जो है डिलीवरी करती है, तो ये सब जो है वात से वहन होता है। अपान वायु, समान वायु जो है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहता है, तो व्यान, उदान, समान, व्यान, अपान, इस तरीके से 5 प्रकार की जो है वायुओं का क्लासिफिकेशन है। सिमिलरली पित्त का क्या काम होता है? पित्त का काम होता है मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, और आपका स्किन को जो कलर प्रदान करता है वो भी पित्त है। आपका जो ब्लड में जो कलर है रेड, दैट इज ड्यू टू पित्त, वो एक टाइप है रंजक पित्त का। आपकी आंखों का जो रोशनी है वो भी पित्त की वजह से है। तो कहते हैं कि पित्त और कफ ये दोनों के दोनों पंगु हैं, परंतु जो है वात की वजह से इनको गति प्रदान होती है, इसलिए वात को तीनों दोषों का राजा कहा गया है। देन कम्स कफ। तो कफ का क्या काम होता है? बॉडी में कहीं भी आप देखते हैं कि कुछ भी कोई भी चीज़ जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कफ करता है। जैसे कि आपके लिगामेंट्स, टेंडन्स, आपका जो जॉइंट स्पेसेस के बीच में जो फ्लूइड है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, तो ये सब जो है कफ है। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वात, पित्त, कफ के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि वात, पित्त, कफ की क्वालिटी क्या है, जिस पे मैं आगे आऊँगी, और उसी से आप जो है कंट्रोल कर पाएंगे अपने इन दोषास को, अपनी डाइट को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कौन कौन से कालों में वात, पित्त और कफ का विशेष जो है प्रकोप होता है। देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें शरीर की, तो शरीर की बात की जाती है तो जब बचपना होता है, मतलब 16 साल तक की उम्र तक, जीवन के आदि काल में कफ जो है नेचुरल तौर पे प्रकोपित रहता है। कफ का जो है कफ का डोमिनेंस रहता है। और जब हम बात करें मध्यावस्था में, मध्यावस्था यानी जो मिडिल एज होती है, उस दौरान जो है पित्त का डोमिनेंस रहता है। फिर जो वृद्धावस्था होती है, मतलब जीवन का जो अंतिम काल होता है, जो वृद्धावस्था होती है, उसमें बेसिकली वात डोमिनेंट रहती है। तो आप देखें तो बच्चों को होने वाली बीमारियां मोस्टली खांसी, नज़ला, जुकाम, यही बीमारियां जो हैं बच्चों को होती हैं। और आप मध्यावस्था में देखें तो मोस्टली एसिडिटी, GERD, ये सब समस्याएं होती हैं। और अगर आप आगे वृद्धावस्था में देखें तो जितने भी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, कि जोड़ों में दर्द का होना, अनिद्रा का होना, अल्जीमर डिजीज़, ये वात प्रकोपक बीमारियां जो हैं वृद्धावस्था में होती हैं। इसके अलावा रात्रि और दिन के जो पार्टीशंस किए गए हैं, उसमें भी वात, पित्त और कफ का बाहुल्य होता है। दिन और रात्रि दोनों के शुरुआत काल में यानी आदि काल में कफ का डोमिनेंस होता है। दिन में 6 बजे से 9 बजे तक, रात्रि में शाम के 6 से 9 बजे तक कफ डोमिनेंट रहता है। फिर पित्त जो है मध्य में रहता है, मतलब सुबह के 9 बजे से शाम के 3 बजे तक, और रात्रि के 9 बजे से सुबह के 3 बजे तक पित्त डोमिनेंट रहता है। फिर उसके बाद वात का काल होता है अंतिम काल, मतलब कि शाम को 3 बजे से 6 बजे तक और सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। तो आयुर्वेद की दिनचर्या भी उसी हिसाब से है। मतलब आयुर्वेद आपको आज की मॉडर्न साइंस की तरह फ्रिक्वेंट मील्स करने को नहीं कहता। फ्रिक्वेंट मील्स को आयुर्वेद में अध्यशन बोला गया है, और ये जो है आम का टॉक्सिन्स का कारण है। तो फ्रिक्वेंट मील्स लेने को नहीं बोला, 2 बार मील लेने को बोला है, और वो भी ऐसे समय पे आप भोजन कर लीजिए कि 10 बजे तक, ताकि वो पित्त काल में उसका पाचन हो जाए। और रात को भी आप जो है जल्दी ही 9 बजे से पहले भोजन कर लीजिए, ताकि वो जो है पित्त काल में उसका पाचन हो जाए। और सुबह जो है जल्दी उठने को इसीलिए बोला गया है क्योंकि 3 से 6 बजे जो है वात का काल होता है। उसी समय में आपकी जो ये नेचुरल अर्जेस हैं, जो बाउल मूवमेंट्स हैं, वो क्लियर हो जाएं। इसी कारण से इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के आयुर्वेद की दिनचर्या का भी जो है वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जीवन की अवस्था के हिसाब से वात, पित्त, कफ का क्लासिफिकेशन है। दिन और रात्रि में जो है वात, पित्त, कफ का क्लासिफिकेशन है।
और यदि आप आगे बढ़ें तो ऋतुओं के हिसाब से भी, जैसे कि आजकल वसंत ऋतु चल रही है, तो वसंत ऋतु में नेचुरली जो है कफ का प्रकोप होता है। तो आप देखें तो आजकल आपको खांसी, नज़ला, जुकाम के पेशेंट जो है ज़्यादा देखने को आते हैं। वो अलग टाइम बात है कि आजकल कोविड पीरियड में खांसी, नज़ला, जुकाम को भी बहुत मतलब ज़्यादा ही डेंजरस बना दिया गया है, और इसकी स्थिति और भी बिगड़ जाती है जब आप मिसमैनेजमेंट करते हैं, मतलब कि डर के मारे आप अनअप्रूव्ड ड्रग्स और ऑफ लेबल ड्रग्स जो हैं आप सेवन करते हैं। और वसंत ऋतु में कफ का नेचुरल प्रकोप होता है। आप आगे अब ग्रीष्म ऋतु में आए तो ग्रीष्म ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, और वर्षा ऋतु में आए तो वर्षा ऋतु में वात प्रकोपित होती है। तो ये क्लासिफिकेशन आयुर्वेद के ग्रंथों में ऋतु के हिसाब से शरीर की जो आपका जीवन की जो आयु है उसके हिसाब से वर्णन किया गया है, दिनों रात्रि के हिसाब से ये वर्णन किया गया है। और इसके अलावा जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि आयुर्वेद में 6 प्रकार के रसों का वर्णन है। आप देखिए तो मॉडर्न साइंस में आप बचपन से पढ़ रहे हैं हाउ मैनी टेस्ट आर देयर, तो बच्चा भी बता देगा 4 टेस्ट, और वो 4 टेस्ट क्या है? स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर। लेकिन आयुर्वेद में 6 टेस्ट हैं, और वो 6 टेस्ट क्या हैं? मधुर यानी स्वीट, अम्ल यानी सॉर, लवण यानी सॉल्ट, तिक्त यानी बिटर, कटु यानी पंजेंट जिसको हम मिर्ची बोलते हैं, चरपरा बोलते हैं, एंड कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट जिसको हम कसाला बोलते हैं। और इन 6 रसों को बताने का मेरा क्या महत्व था, मैंने क्यों आपको बताया? क्योंकि इन्हीं से रेगुलेट होता है वात, पित्त, कफ। जो भी हम खाना खाते हैं उनमें इन 6 रसों में से कोई ना कोई एक रस होता ही है। किसी में 2-3 रस होते हैं, किसी में 5 रस होते हैं। जैसे आप लहसुन का नाम लें तो उसमें 5 रस हैं, सिवाय अम्ल रस को छोड़ के, इसको रसोन भी बोला जाता है। तो यहाँ कनेक्शन है इन दोषों का इन रसों से। वो क्या कनेक्शन है उसको समझ लेते हैं। मधुर, अम्ल, लवण रस से बाहुल्य द्रव्यों का यदि आप सेवन करते हैं तो वाता पैसिफाइंग होता है। मतलब अगर वात प्रकोपित हो गया है तो हमें कैसे द्रव्य खाने हैं? हमें ऐसे द्रव्य खाने हैं जिसमें मधुर, अम्ल, लवण हो। और अगर पित्ता प्रकोपित हो गया है तो कैसे द्रव्य खाने हैं? तो पित्त शामक रस जो हैं वो हैं मधुर, तिक्त, कषाय। मधुर मीन्स स्वीट, तिक्त मीन्स बिटर, कषाय मीन्स एस्ट्रिंजेंट मतलब कसेला। अब यही हम कफ में आ जाते हैं। तो कफ में कटु, तिक्त, कषाय जो है कफ को पैसिफाई करते हैं। तो हमें ऐसे द्रव्यों का सेवन करना है जो टेस्ट में कटु यानी चरपरा और मिर्च वाला, जैसे कि काली मिर्च है, और तिक्त यानी बिटर, कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट। तो अब हम बात करते हैं त्रिदोष के जो वात, पित्त, कफ है उनके नेचुरल गुणों की। तो नेचुरल गुणों में आए तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे वायु का जो नेचुरल गुण है वो है रुक्षा। रुक्षा मीन्स ड्राई। शीता मीन्स कोल्ड। तो रुक्ष, शीता, लघु। लघु मीन्स लाइट। तो जब भी आपको वात को पैसिफाई करना है तो आपको ड्राई चीज़ें नहीं खानी है, मतलब रुक्ष अनाज का सेवन नहीं करना है। तो राइस और व्हीट इज गुड फॉर वाता। अगर वाता डिजीज है, आपको वाता एग्रेवेटेड है, तो आपको ड्राई खाना नहीं खाना, जीरो ऑयल कुकिंग नहीं करनी है, आपको घी का सेवन करना है। आपके लिए व्हीट और राइस अच्छा है। लेकिन यही अगर आपको जो है कफ बाहुल्य दोष है तो आपके लिए जो व्हीट है और राइस है वो जहर है। तो वहाँ आपको रुक्ष अनाज का सेवन करना है, क्योंकि जो कफ है, कफ का जो नेचुरल गुण है वो स्निग्ध है। तो अगर आप और स्निग्ध पदार्थों का सेवन करेंगे, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जो है मेदोधातु दुष्टि से होता है, कफज माना गया है। तो अगर आप यहाँ पे क्यों डायबिटीज़ में रुक्षान का सेवन बोला है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे राइस और व्हीट खाते हैं, नया नवीन अनाज खाते हैं, तो आप स्निग्ध गुण को बढ़ा रहे हैं, और स्निग्ध गुण के बढ़ने से कफ बढ़ेगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म वी वर्क ऑन इट, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वात, पित्त, कफ को जानना, इन 6 रसों का कॉन्सेप्ट को समझना
और ये इन वात पित्त कफ में कौन कौन से गुण हैं नेचुरल, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप कफ दोष का शमन कर रहे हैं और ऊपर से आप स्निग्ध चीज़ें खा रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम है। खाली पिल्स गटकने से आप ठीक नहीं होंगे। इफ़ समबडी कम्स टू मी फॉर डायबिटिक ट्रीटमेंट, इफ़ समबडी कम्स टू मी फॉर ओबेसिटी ट्रीटमेंट, तो इट्स बट नेचुरल कि मैं उनको बोलती हूँ कि आपको अगर पराठा भी खाना है तो आप उसको ज़ीरो ऑयल कुकिंग में खाएं। लेकिन हाँ, अगर कोई जॉइंट पेन को लेकर आया होगा तो मैं उसको ज़ीरो ऑयल कुकिंग नहीं बोलूँगी, उसको सूखा खाने को नहीं बोलूँगी। अब कफ में जो है सरसों का तेल, जिसको हम मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, उसी में हम कुकिंग करने को बोलते हैं, क्योंकि वो लेखन का कार्य भी करता है, वो स्क्रबिंग का कार्य करता है। तो दीज आर द थिंग्स विच पीपल मस्ट अंडरस्टैंड कि वात पित्त कफ क्या है, 6 रस क्या है और एक गुण क्या है। और तीसरा मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो भी द्रव्य हैं आयुर्वेद में उनकी पोटेंसी होती है शीत वीर्य या उष्ण वीर्य, मतलब हॉट पोटेंसी का द्रव्य या कोल्ड पोटेंसी का द्रव्य। अब आप जब आपको वात बाहुल्य है आपको, और आपको कोई जॉइंट पेन हो रहा है और आपका वात एग्रेवेटेड है, तो उसमें अगर आप शीत वीर्य खाएंगे तो आप इन अ वे लाइक वात फूड खा रहे हैं, जो वात की क्वालिटीज़ हैं उसी के तरीके का चीज़ खा रहे हैं, तो वात और एग्रेवेट होगा। तो वात में हमेशा वातिक रोगों में उष्ण खाना खाने को बोला है। जैसे आप सूजी का हलवा भी खा सकते हैं उसमें घी डाल के, तो ये जो है वाता को पैसिफाई करेगा। और यही आप अगर कफज रोगों में खाएंगे तो कफ को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो मधुर रसों का सेवन करें, उष्ण खाना खाएं, ये वात के लिए अच्छा है। लेकिन पित्त के लिए उष्ण खाना नहीं, वहाँ हमें शीतल वीर्यों का सेवन करना है, जो ऐसे द्रव्य जिसमें शीत वीर्य हो। और कफ के लिए हमें ऐसे द्रव्यों का सेवन करना है जो कि उष्ण वीर्य हो लेकिन लघु हो। तो इसी तरीके से आप अगर दालों का भी देखें तो जो माश की दाल या उड़द की दाल है, वो उड़द की दाल जो है कफ को बढ़ाएगी। इसी तरीके से वो डायबिटीज़ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन कफ जो उड़द की दाल है वो गुरु गुण होने की वजह से वात को जो है पैसिफाई करेगी, क्योंकि वात का गुण जो है लघु है। तो बस यही है कि हमें अपोजिट काम करना है। जो चीज़ एग्रीवेट है, जो दोष एग्रीवेटेड है, उसकी क्वालिटीज़ के अपोजिट हमें आहार विहार करना है, अपोजिट खाना है। जैसे अगर आपका वात एग्रीवेटेड है, मतलब आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो हम कहेंगे कि आप कफ काल में जल्दी से सो जाएं, क्योंकि जो देर रात्रि तक जागने से वात एग्रीवेट होता है। इसी तरीके से यदि आप दिवा स्वप्न करते हैं, मतलब अगर आप दिन में सोते हैं तो दिन में सोने से कफ इंक्रीज होता है। स्पेशली वसंत ऋतु जो आजकल चल रही है, इसमें ऑलरेडी कफ का प्रकोप पाया जाता है, तो दिवा शयन नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली मैंने आपको छोटा सा ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि वात पित्त कफ को जानना क्यों ज़रूरी है। एंड आगे वीडियोज़ में मैं बताती रहूँगी। थैंक यू सो मच।